नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बारे पर। आज की इस वीडियो पर हम उन रूल्स को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे एडवोकेट्स एंड देयर कोर्स ऑफ कंडक्ट के बारे पर। तो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का ऑर्डर 4 है, इस ऑर्डर 4 के हिसाब से ये बात करता है एडवोकेट्स की, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑर्डर जो है ये 3 टाइप के एडवोकेट की बात करता है। पहला है एडवोकेट जो आप और मैं है, मतलब जैसे हम लोगों ने लॉ पूरा करा और खुद को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करा लिया, तो वो इंसान एडवोकेट बन जाता है। सेकंड वो बात करता है AOR की, विच इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और थर्ड वो बात करता है सीनियर एडवोकेट की। तो ये 3 टाइप के एडवोकेट की बात करी गई है। अब जब हम बात करते हैं ऑर्डर 4 की, ऑर्डर 4 तो ये बात करता है कि एडवोकेट्स कोर्ट के आगे किस तरीके से अपीयर होंगे, वो पहनेंगे क्या, वो करेंगे क्या, वो कैसे आर्ग्यू कौन कर सकता है, किसके पास पावर आर्ग्यू आर्ग्यू करने की है, कौन केस फाइल कर सकता है ना। तो ये इन सब चीजों के बारे में बात करता है। अब पहले हम बात करते हैं एडवोकेट कौन है। तो एक एडवोकेट वो आदमी है जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत इनरोल्ड हो एज एन एडवोकेट। अब अगर हम चलें पहले की टाइम पर, 1947 से लेकर के 61 की बीच पर, होने को में से पहले भी जा सकते हैं बट हम यहाँ आज़ाद हो गए थे तो हम यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, या 50 से ले लेते हैं कि 50 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो यहाँ से यहाँ के बीच पर इंडिया के अंदर एडवोकेट्स के अलावा बहुत और टाइप के लोग भी हुआ करते थे, जैसे प्लीडर्स, सॉलिसिटर्स, अटॉर्नी, एडवोकेट, बैरिस्टर, अलग अलग टाइप के वकील, है ना, अलग अलग टाइप के लोग हुआ करते थे। अब जो आपके सॉलिसिटर थे, आपके जो अटॉर्नीज थे, इनको कोर्ट के आगे अपेयर होना अलाउड नहीं था। कोर्ट के आगे अपेयर होने की पावर प्लीडर्स के पास थी, बैरिस्टर्स के पास थी। तो ये कंसेप्ट चलते हुए आ रहा था। बट जब एडवोकेट्स एक्ट आया, एडवोकेट्स एक्ट के आने के बाद जो जो इंसान स्टेट बार काउंसिल के तहत इनरोल हो गया, वो बना एडवोकेट। तो जितने थे इन सबको हम खत्म कर चुके हैं। आज के टाइम पर इंडिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो कोर्ट के आगे प्रैक्टिस कर सकता है, वो है एडवोकेट। तो एडवोकेट कौन है? एडवोकेट वो इंसान है जो एडवोकेट्स एक्ट के तहत किसी भी स्टेट बार काउंसिल पर इनरोल्ड है एज एन एडवोकेट। जो स्टेट बार काउंसिल की रूल के अंदर निकल करके आएगा, वो एडवोकेट है। ठीक है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के आगे अपेयर हो सकते हैं, पर अगर उस एडवोकेट को 1 साल से कम हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से एडजॉर्नमेंट, टाइम, पास ओवर, ऐसे ही ऑर्डर्स ले सकता है। वो कोर्ट के आगे जाकर के जो कोर्ट के मटेरियल फैक्ट हैं उनके ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर किसी एडवोकेट को कोर्ट के आगे अपेयर होना है तो उसको चाहिए या कोर्ट की परमिशन या एओआर की परमिशन। अगर वो एओआर के थ्रू चले जाता है तब भी वो कोर्ट के आगे अपेयर हो सकता है, या अगर उसे कोर्ट परमिट कर दे तब भी अपेयर हो सकता है। इसके अलावा ये जो ऑर्डर है ये बोलता है कि कोर्ट किसी भी इंसान को अलाउ कर सकती है टू अपियर बिफोर इट। ठीक है, तो अगर वो एडवोकेट हो ना हो ये चीज भी इरेलीवेंट है। अगर कोर्ट चाहे तो किसी इंसान को वो अपेयर होने की इजाजत दे सकती है। अब हमने कहा कि एडवोकेट कौन है? एडवोकेट वो है जो 1961 के एक्ट के तहत किसी भी स्टेट बार काउंसिल पर इनरोल्ड है। अगर वो 1 साल से कम प्रैक्टिस करके बैठा है तो वो कोर्ट के आगे डायरेक्टली जाकर के अपियर नहीं हो सकता। ठीक है, वो मतलब अपियर हो सकता है पर वो सिर्फ ऑर्डर्स ले सकता है विथ रिगार्ड टू ये क्या कहते हैं इसको, डेट एडजॉर्नमेंट, है ना, इस टाइप के ऑर्डर्स ले सकता है। और बाकी वो ऑर्डर्स नहीं ले सकता है। 1 मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो गई है, तो इसको मैं जरा लगा लूँ, जस्ट अ सेकेंड।
बेटर। तो अ, अगर 1 साल से नीचे की स्टैंडिंग है तो वो कोर्ट के आगे जा करके सिर्फ और सिर्फ डेट, पास ओवर, एडजॉर्नमेंट ईसी कर सकता है। बट 1 साल की ऊपर प्रैक्टिस है तो कोर्ट के आगे अपीयर होकर के आर्ग्यू भी कर सकता है। आर्ग्यू करने के लिए उसको या तो कोर्ट की परमिशन चाहिए या एओआर की अनुमति चाहिए। ठीक है, तो ये है एडवोकेट। सेकंड क्लास ऑफ एडवोकेट, जो एडवोकेट्स एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल जो बात करते हैं, वो है एओआर। जो एओआर है इसको हम बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। जैसे स्टेट बार काउंसिल का अपना एक रोल होता है, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक रोल अपने पास रखती है। ठीक है, अब जो ये एओआर है, ये कौन बन सकता है? एओआर बनने के लिए कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। जब ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा तभी वो एओआर बन सकता है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि एक तो उसको इनरोल्ड एडवोकेट होना चाहिए विथ 4 years ऑफ प्रैक्टिस। अगर किसी एडवोकेट्स की 4 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है तो वो एओआर बनने के लिए योग्य है। सेकंड, उसको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एओआर का एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर वो इस एओआर के एग्जाम को पास कर ले तो वो एओआर बनने के लिए एलिजिबल है। और इन चारों क्राइटेरिया का मीट अपॉन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया है, टोटल 4 क्राइटेरिया ऐसे इन्होंने दे रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है कि 4 साल से ऊपर की प्रैक्टिस होना कंपलसरी है। दूसरा, एओआर का एग्जाम पास करा होना कंपलसरी है। अब जो तीसरा क्राइटेरिया है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसका सुप्रीम कोर्ट का जो कंपाउंड है, कोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है, उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के 16 किलोमीटर के अंदर अंदर, 16 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका ऑफिस होना चाहिए और उसके पास एक रजिस्टर्ड क्लर्क होना चाहिए। उसको एक अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के 16 किलोमीटर के अंदर अंदर, और साथ ही उसके पास एक रजिस्टर्ड क्लर्क होना चाहिए। और जो लास्ट का क्राइटेरिया वो है कि वो 250 रुपए की फी पे करेगा। अब साथ में एक क्राइटेरिया और है कि जब वो एग्जाम देगा, एग्जाम के साथ साथ उसको 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसी एओआर के अंडर। जब वो 1 साल की ट्रेनिंग एओआर के अंदर कर लेगा और एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा तो वो एलिजिबल है एओआर बनने के लिए। तो ये क्राइटेरिया है एओआर बनने का। अब अगर किसी अगर कोई इंसान अटॉर्नी था या सॉलिसिटर था तो उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है इस ट्रेनिंग से। वैसे ही अगर कोई एडवोकेट है जो 10 साल से ऊपर प्रैक्टिस कर चुका है तो वो भी ट्रेनिंग करने से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉयर है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही एक्सपीरियंसड है और चीफ जस्टिस को लगता है कि वो अच्छा एओआर बन सकता है तो उनको भी वो 1 साल की ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरियाज मीट अपॉन करना कंपलसरी है। 4 साल की प्रैक्टिस मिनिमम चाहिए एओआर बनने के लिए। अब एओआर का काम क्या होता है? एओआर जो है, एओआर वो इकलौता एडवोकेट है जिसके पास पावर है जो कोर्ट के आगे वो केसेस को फाइल करे, कोर्ट के आगे अपीयर हो, कोर्ट के आगे प्लीड कर सके। सिर्फ और सिर्फ एओआर के पास पावर है ये सब चीजें करने की। अगर किसी और को कोर्ट के आगे अपीयर होना है तो उनको एओआर की परमिशन चाहिए या उनको कोर्ट की परमिशन चाहिए, वो लोग नहीं कर सकते। अब जो तीसरे कैटेगरी के लॉयर्स की हम बात करने वाले हैं, एडवोकेट की बात करने वाले हैं, वो है सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट क्या होता है? सीनियर एडवोकेट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 16 पर एडवोकेट्स एक्ट के। तो अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई एडवोकेट है जो बार पे एक्सीलेंट टाइम दे चुका है या नॉलेजेबल है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉयर्स को सीनियर डेजिग्नेट कर सकती है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ही किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो माना जाता है कि उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है। अब सीनियर एडवोकेट बनते ही वो एडवोकेट कुछ काम नहीं कर सकता। जैसे वो अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता। जब कोई केस लेकर इंसान जाता है तो उसको वकालतनामा फाइल करना पड़ता है, बट सीनियर एडवोकेट को वकालतनामा फाइल करने की इजाज़त नहीं है। सेकंड, अगर किसी सीनियर एडवोकेट को किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के आगे अपीयर होना है तो उसको एक जूनियर एडवोकेट रखना इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के केस पर एओआर, वो बिना जूनियर एडवोकेट के या एओआर के कोर्ट के आगे अपीयर नहीं हो सकता।
तीसरा, अगर कोई एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो वो फिर प्लीडिंग का, कन्वेंसिंग का, एविडेंस पर एडवाइस देने का, ये वाले काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन सीनियर एडवोकेट को दे रखे हैं। और सीनियर एडवोकेट बनने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, और लोग चाहते हैं, क्योंकि प्रमोशन जैसे होता है बाकी जॉब्स पर, वैसे ही काइंड ऑफ एक ऑनरेरी पोजीशन है सीनियर एडवोकेट होना भी। तो सीनियर एडवोकेट को कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बना दिया करते थे। बट यहां दिक्कत निकल करके आई, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ। इंदिरा जयसिंह एक एडवोकेट थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, शी वाज अ सीनियर एडवोकेट। तो उनको लगा कि जो ये प्रोसेस है, जो एडवोकेट बनने की प्रोसेस है, सीनियर एडवोकेट बनने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस काफी हद तक आर्बिट्ररी है, क्योंकि कोर्ट को जो लगता है वो किसी को भी सीनियर एडवोकेट बना दे रही है। तो जब ये प्रॉब्लम निकल करके आई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे एक केस फाइल करा। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के आगे केस फाइल करा, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेते हुए, उसको सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी कि सीनियर एडवोकेट बनने के कुछ क्राइटेरियाज होंगे। और वो क्राइटेरियाज क्या है, एक रूल बनाया गया, 20+40+15+25। तो ये एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि कभी आप सुप्रीम कोर्ट को किसी एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेट करना है, तो इस बेसिस पर उन एडवोकेट्स को पॉइंट दिए जाएंगे। अब जो 20 पॉइंट है, ये पॉइंट बात करते हैं कि आपकी स्टैंडिंग कितने साल की हो गई है, कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जो ये 40 ईयर्स हैं, ये बात करते हैं कि आपका फाइनल जजमेंट पर कितना बार नाम आया है, और आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। जो 15 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं आपके कितने पब्लिकेशन है, कितने सेमिनार्स आपने अटेंड करे हैं, और उन चीज़ों के बारे पर। और जो 25 पॉइंट्स हैं, ये हैं इंटरव्यू के। तो इस बेसिस पर एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेट करने की बात इंदिरा जयसिंह ने करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में डायरेक्टली आता है, इंदिरा जयसिंह का एक केस है। ठीक है, तो ये बात करता है कि सीनियर एडवोकेट को किस तरीके से एडवोकेट डेजिग्नेट करा जाए। इस केस को आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो। अब इस काम को फैसिलिटेट करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाने की बात करी गई थी, और अलग अलग कमिटी बनाई गई थी। तो एक सेक्रेटेरिएट बना रखा है कि अगर, देखो, दो टाइप की चीजें हैं, या तो कोर्ट किसी को खुद ही बोले कि आप सीनियर बन जाओ, या एडवोकेट चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकता है बनने के लिए, और उनको फिर इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज एंड कंडीशंस है टू बी ए सीनियर एडवोकेट। अब जो सीनियर एडवोकेट बनेगा, वो कोर्ट में अपेयर हो सकता है, बट अपेयर होने के उसको जूनियर चाहिए या एओआर चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी इंसान को अपियर होना है, तो उसको एओआर की नीड होगी ही होगी। अब एक बार हम जाकर के ऑर्डर 4 देख लेते हैं कि ऑर्डर 4 क्या बोलता है। यह ऑर्डर 4 एडवोकेट्स एक्ट का। तो ये बात करता है एडवोकेट्स की। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, एन एडवोकेट हुज नेम इज एंटर्ड ऑन द रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल मेंटेन इन द एडवोकेट्स एक्ट, ये एडवोकेट है। Provided that an advocate whose name is entered on the roll of any state bar council maintained under the Advocates Act for less than 1 year shall be entitled to mention matters in court for the limited purpose of asking for time, date, adjournment, and similar such orders, but shall not be entitled to address the court for the purpose of any effective hearing. ठीक है, तो ये काम नहीं कर सकता। Provided further that if the court may, if it thinks desirable to do so for any reason, permit any person to appear and address the court in a particular case. ठीक है, तो कोर्ट एडवोकेट के अलावा भी किसी इंसान को परमिट कर सकती है टू आर्ग्यू। सेकंड, नो एडवोकेट अदर देन द एओआर फॉर अ पार्टी शैल अपीयर, प्लीड एंड एड्रेस द कोर्ट इन अ मैटर अनलेस ही इज इंस्ट्रक्टेड बाय द एओआर और परमिटेड बाय द कोर्ट। अगर एओआर आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप चले जाओ, या कोर्ट परमिट करती है, तभी आप जाकर के कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एओआर के पास पावर है कोर्ट में अपीयर होने की। ठीक है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बात करता है कि अगर कोई आपका
जेल का मैटर है या आपका कोई लीगल सर्विस का मैटर है, जो आपकी लीगल सर्विस कमेटी बनी है ना, DLSA, NALSA है ना, उनके अंदर कोई मैटर निकल करके आ रहा है, तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। अब जो सेकंड कैटेगरी के एडवोकेट्स थे वो थे सीनियर एडवोकेट। तो बात करता है रूल 2 बोलता है द चीफ जस्टिस एंड द जजेस में विद द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट designate an advocate as senior advocate if in their opinion by virtue of his ability standing at the bar or special knowledge or experience in law the said advocate is deserving of such distinction। ठीक है, तो अगर कोर्ट को लगता है कोई एडवोकेट है जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसको बहुत लंबा टाइम हो गया बार में प्रैक्टिस करते हुए, तो उसको उसकी परमिशन से वो लोग, उससे कंसेंट से वो लोग सीनियर डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब जो एडवोकेट अगर सीनियर एडवोकेट बन जाएगा वो क्या क्या काम नहीं कर सकता। पहला, वो किसी भी कोर्ट में वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता या किसी ट्राइब्यूनल पर ऐसे एक्ट नहीं कर सकता। सेकंड, बिना AOR के या बिना जूनियर के वो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल पर अपियर नहीं हो सकता। तीसरा, वो अपने क्लाइंट से वो ये प्लीडिंग ड्रॉ करने का, कन्विंसिंग ड्रॉ करने का, ड्राफ्टिंग का जो काम होता है उस काम को वो नहीं करेगा। अगर उसको ये काम करना है तो वो कंसल्टेशन दे करके जूनियर से वो काम करवा सकता है। ठीक है, और फोर्थ, वो किसी भी क्लाइंट से ऐसा ब्रीफ नहीं लेगा कि वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल पे जाकर के अपेयर हो जाए। उसके लिए उसको जूनियर का होना इंपॉर्टेंट है, जूनियर के थ्रू ही आप क्लाइंट से डील अपॉन करेगा। तो ये है आपका सीनियर एडवोकेट। अब जूनियर एडवोकेट क्या होता है? कोई भी ऐसा एडवोकेट जो सीनियर डेजिग्नेट ना हुआ हो वो जूनियर एडवोकेट है। ठीक है, अब अगर कोई एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उसके नाम को फिर हर बार काउंसिल में भेजा जाता है कि ये जो एडवोकेट है सीनियर डेजिग्नेट हो गए। अंदर क्या पड़ता है, जो गाउन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एक सीनियर एडवोकेट का। ठीक है, अब जो थर्ड रूल है बात करता है कि कोर्ट में पहनोगे क्या। तो कोर्ट में पहनने के लिए आपको रोब पहननी पड़ेंगी या ऐसी कोई कॉस्ट्यूम जो कोर्ट डायरेक्ट करे। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करेंगे AOR की। AOR क्या है? Any advocate not being a senior advocate may, on his fulfilling the condition laid down in Rule 5, be registered in the court as an advocate on record। अब अगर कोई सीनियर एडवोकेट है वो AOR नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सीनियर एडवोकेट वो बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। तो AOR कौन कौन बन सकता है? AOR कोई भी एडवोकेट बन सकता है। कब? अब AOR एडवोकेट कब बनेगा? अगर उसका नाम किसी स्टेट बार काउंसिल पर 4 साल से ऊपर आ चुका हो। ठीक है, his name is and has been on the roll of any bar council for a period of not less than 4 years on the date of commencement of his training as provided hereinafter। अब एडवोकेट रिकॉर्ड जो होते हैं उनको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग के शुरू होने से पहले उसको कम से कम 4 साल हो गए हों एज एन एडवोकेट। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, उसको 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट लेगी। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया हमने बात करी थी। तीसरा, अटर्नी, सॉलिसिटर, ये लोग एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम गिविंग द टेस्ट और ट्रेनिंग। ठीक है, चौथा, अगर CJI को लगता है, चीफ जस्टिस को लगता है कि ट्रेनिंग करने से कोई एडवोकेट की 10 साल से ऊपर प्रैक्टिस हो गई हो तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, या एडवोकेट के पास कोई स्पेशल नॉलेज है तब भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस ट्रेनिंग को या टेस्ट को देने की। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या है कि उसके पास दिल्ली में 16 किलोमीटर के अंदर अंदर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स से उसका ऑफिस हो और उसके पास एक रजिस्टर्ड क्लर्क हो। चौथा, वो 250 रुपए की एक फी पे करे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं टू बी एन AOR। अब अगर कोई एडवोकेट का मॉरल टर्पिट्यूड खराब है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होगा टू बी एन AOR। ठीक है, उसके अलावा कुछ ज्यादा खास इस पे है नहीं। ये 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। जो रूल 7 है वो बोलता है एन AOR shall on his filing a memorandum of appearance on behalf of a party accompanied by वकालतनामा duly executed by the party be entitled to act as well as plead for the party in the matter and conduct and prosecute before the court all proceedings that will be taken in respect of the said matter। वो अपेयर हो सकता है। ठीक है, वो जो पैसे निकल करके आएंगे उसको रिसीव या डिपॉजिट कर सकता है, वो वकालतनामा फाइल कर सकता है ना। जितने काम एक नॉर्मल एडवोकेट हाई कोर्ट पर कर सकते हैं वो सारे काम AOR जो है वो कोर्ट पे कर सकता है।
अगर किसी सिंपल एडवोकेट को जाकर के कोर्ट प्रिपेयर होना है तो उसको एओआर का इंस्ट्रक्शन मिलना इंपॉर्टेंट है। जब तक एओआर इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, जब तक कोर्ट परमिट नहीं करेगी, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर के अपियर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ेगा, है ना। वो सब चीजें जो नॉर्मल करती है इसको आप पढ़ लेना है एक बार। ये सेक्शन जो रूल 7 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एओआर का ऑफिस चला गया, क्लर्क चला गया, तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, है ना। उसको दिखाना पड़ेगा कि इसका क्यों नहीं है उसके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस और क्लर्क। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे इस कारण से मेरे पास एक क्लर्क या अभी के टाइम पर एक ऑफिस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें सब नॉर्मल नॉर्मल है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसको सब देख ही चुके हैं। ये दे रखे हैं कि अगर कोई एओआर काम प्रॉपर्ली ना करे तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हुए आ रखा है। तो अगर एओआर चाहे तो रूल 11 के अंदर अपने नाम को एओआर की लिस्ट से हटवा भी सकता है। उसको अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक से ज्यादा क्लर्क को अपेयर करा सकता है, रख सकता है अपने काम को इजीली कराने के लिए। ठीक है, जितने भी क्लर्क रखेगा वो उस उन क्लर्क की लिस्ट को उसको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को बताना पड़ेगा कि ये क्लर्क उसके पास ऑलरेडी है। उसके अलावा बात करी गई टाउट की, तो एओआर जो है वो अपना क्लर्क रखेगा, पर वो टाउट को नहीं रख सकता। टाउट कौन होता है? टाउट एक ऐसा आदमी है जो रेम्यूनरेशन के लिए क्लाइंट्स को एडवोकेट से मिलाता है। ठीक है, या किसी एडवोकेट के बिहाफ पर जाकर के किसी एडवोकेट को लेने की बात करता है, वो टाउट होता है। ठीक है, तो ये टाउट को रखना अलाउड नहीं है एक एओआर को। ठीक है, ये लिस्ट आउट की बात करता है और इसमें कुछ खास है नहीं। तो अगर एओआर ऐसा नहीं है तो वो वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, नो पर्सन हैविंग एन एओआर शेल फाइल अ वकालतनामा ऑथराइज्ड अनदर एओआर रिकॉर्ड टू एक्ट फॉर हिम इन सेम केस सेव विद द कंसेंट ऑफ फॉर्मर एओआर। तो एओआर के थ्रू ही आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर 4 है इसका एक बेसिक पार्ट है कि बिना एओआर के आप सुप्रीम कोर्ट पर अपेयर नहीं हो सकते हो। एओआर सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है, तो ये एओआर की बात करिए, ये आपका पूरा पूरा एडवोकेट्स की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या बात करी, अगर हम इसको समअप करें तो हमने कहा कि 3 टाइप के एडवोकेट्स होते हैं, सिंपल एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एंड एओआर। अगर कोई इंसान एडवोकेट है, उसको सुप्रीम कोर्ट पे अपेयर होना है तो उसको एओआर की परमिशन चाहिए या कोर्ट की परमिशन चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसकी प्रैक्टिस 1 साल से कम हो रखी है तो कोर्ट के आगे अपियर होकर के सिर्फ टाइम, डेट और एडजोर्नमेंट टाइप के ऑर्डर ही सीख कर सकता है। वो कोर्ट की में आकर के बाकी चीजें प्लीड नहीं कर सकता। बट अगर कोई सिंपल एडवोकेट है, उसकी प्रैक्टिस 1 साल से ऊपर हो गई है, वो एओआर की इंस्ट्रक्शन से या कोर्ट की परमिशन से आर्ग्यू कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एओआर बनने के लिए 4 साल की मिनिमम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 4 साल प्रैक्टिस कर लोगे, आप एओआर का एग्जाम दे दोगे, आप 1 साल की ट्रेनिंग कर लोगे, तो आप एलिजिबल हो टू बी एन एओआर। एओआर बनते ही आपको 16 किलोमीटर के अंदर अंदर अपना एक ऑफिस खोलना है और आपको अपने पास एक क्लर्क रखना है। सेकेंडली, आपको 250 रुपए की फी पे करनी है, तब आप एओआर बन जाओगी। थर्ड होते हैं सीनियर एडवोकेट। तो कोई भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी एडवोकेट को सीनियर डिक्लेयर कर सकती है। उसके लिए इंदिरा जयसिंह ने एक केस करा था जिसमें उन्होंने एक कंडीशन बताई थी 20 + 40 + 15 + 25। 20 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से, कि आप कितने साल की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर 17 साल की प्रैक्टिस है 17 मार्क्स, 18 की प्रैक्टिस है 18 मार्क्स, ऐसे 40 पॉइंट निकल के आते हैं कि आप कितने केसेस में आप अपेयर हो चुकी हो आज तक, कितने केसेस में आपका नाम आ रखा है, फाइनल जजमेंट्स पे आपका नाम आ रखा है और आपकी एक्सपर्टीज कैसी है। 15 पॉइंट्स निकल करके आते हैं आपके पब्लिकेशन कैसे हैं, कितने सेमिनार आपने अटेंड करे हैं, उन चीज़ों के बारे पर। और 25 मार्क्स आते हैं आपके इंटरव्यू के बारे पर। तो सुप्रीम इंदिरा जयसिंह के केस के बाद इसने क्राइटेरिया को रख लिया गया टू डेजिग्नेट समवन एज अ सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तो ये है हम लोगों का अबाउट एडवोकेट्स, पूरा पूरा सारा हमने एडवोकेट्स को कवर यहाँ कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो पर हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो पर
रूल ऑफ अ सिंगल जज एंड रजिस्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगली वीडियो पर हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।